हेलो। हाँ, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना इकोनॉमिक्स का एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई का बात करेंगे आज। सभी बच्चे लास्ट तक वीडियो देखिएगा ताकि आपका 5 मार्क्स सिक्योर हो जाए। जो आने वाले आपके इकोनॉमिक्स के एग्जाम है उसमें आप देख सकते हैं हमने बोर्ड पे लिख रखा है फास्ट रिवीजन। तो ये फास्ट रिवीजन है। आप आज तक इकोनॉमिक्स पढ़े कि ना पढ़े, या पढ़े तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, या आज तक पढ़े ही नहीं, तो फिर क्या लिखना है एग्जाम में। आप केवल इस वीडियो को देख लीजिए, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी आपकी। समझ में आ गया? तो बच्चों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, और लाइक करिएगा अगर वीडियो में आपको 5 मार्क्स सिक्योर दिखे तो। ठीक है ना? और कॉन्सेप्चुअल पूरा पढ़ाएंगे हम, एकदम आसान बना के, बहुत ज़्यादा कुछ टफ होता नहीं है ऐसा जितना आप लोग इकोनॉमिक्स से डरते हैं। तो चलिए इसको आज देखते हैं क्लास को, और फिर मार्क्स सिक्योर करते हैं। क्लास को छोड़ के मत जाइएगा, लास्ट तक देखिएगा, और जिससे आपको मार्क्स अच्छा आ सके। तो हम लोग सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड का पीडीएफ ले लेते हैं, जो नोट्स हमने पहले से तैयार कर रखा है आप सभी बच्चों के लिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब है कि फिनिश्ड फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड सर्विस। सर फिनिश सर्विस मतलब क्या? मतलब वही कि जब अंतिम वस्तु या सेवा को बेचकर जितने भी पैसे आने वाले हैं, उस वैल्यू को, उसके मूल्य को हम लोग बच्चों एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। उस अमाउंट को एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं, जबकि उसका अलग अलग प्राइस पे, जबकि गुड्स और सर्विस के अलग अलग प्राइस पे एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जितने भी माल खरीदे जाएंगे अलग अलग सेक्टर्स के द्वारा। जब हम अलग अलग सेक्टर बोल रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर, फर्म का सेक्टर, गवर्नमेंट का सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का बात कर रहे हैं। तो जो भी 4 सेक्टर्स है, वो सेक्टर मिला के एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में अलग अलग प्राइस पर जितने भी फिनिश गुड्स और सर्विस का डिमांड करने वाले हैं, उस वैल्यू को, क्वांटिटी को नहीं, उस वैल्यू को एग्रीगेट डिमांड बोला जाता है। सर इसको आप आसान शब्दों में एक बार हम लोग को लिखने लायक समझा सकते हैं क्या, ताकि उसको हम लिख के आ सकते हैं? हाँ बच्चों ज़रूर, आप सभी के लिए आइए दिखाते हैं कैसे इन चीज़ों को लिखा जाएगा। क्या करिएगा तो याद हो जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ देख लीजिए, आपके सामने जो बोर्ड पे है लगा हुआ एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग, उस मीनिंग को पढ़ने का कोशिश करिए। बोला एग्रीगेट डिमांड refers to the total value of all final goods and services that all sector of the economy are planning to buy at a given level of income during a particular period of time। मतलब क्वेश्चन ने क्या, मतलब मीनिंग ने हमें क्या सिखाया बच्चों? मीनिंग ने हमें क्या सिखाया? मीनिंग ने सिखाया कि भाई फिनिश गुड्स और सर्विस को बेच के जितना भी पैसा आने वाला है एक सर्टेन टाइम पीरियड में अलग अलग इनकम के लेवल पे, तो उसे हम एग्रीगेट डिमांड बोल देते हैं। तो कोई भी एक इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी में फिनिश गुड्स के, तो सबसे पहला बात, द वैल्यू ऑफ फिनिश्ड फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज, फिनिश गुड्स ऑफ सर्विसेज कहाँ से? फ्रॉम ऑल सेक्टर्स। क्या कर रहा होगा? प्लानिंग कर रहा होगा, प्लानिंग टू बाई। मतलब एक बात तो और क्लियर हो गया कि ये केवल प्लान कर रहे हैं, ये एक्चुअल नहीं होता है। एग्रीगेट डिमांड जो है वो एक्चुअल हम लोग नहीं पता लगा सकते हैं। तो प्लानिंग टू बाई, ठीक है, ऑन किस लेवल ऑफ इनकम पर बात कर रहे हैं? एट अ गिवन लेवल, एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम, ठीक है ना? और टाइम क्या रहेगा? इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम मतलब ये 5 चीज़ों को अगर आप बच्चों प्लस कर देते हैं तो आपका एकदम एग्जैक्ट जो है वो मीनिंग हो जाएगा और मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो कोई पूछता है कि भाई बोलो डिमांड किसको बोलते हैं? तो फिनिश गुड्स के, फाइनल गुड्स के बेचने पर, सभी सेक्टर को बेचने पर
जिसका वो कोशिश कर रहे हैं खरीदने का, अलग अलग इनकम लेवल पर या गिवन इनकम लेवल पर एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जितना भी अमाउंट का गुड्स और सर्विस खरीदा जाएगा उसे डिमांड बोलते हैं। और एकदम आसान पॉइंट है बच्चों, एक बार और फिर से समझो। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जब बोलते हैं तो एक साल, मानो कि एक साल के अंदर में जितना भी सामान लोग खरीदने वाले हैं, कौन लोग, तो सभी सेक्टर्स के लोग, कौन लोग, सभी सेक्टर्स के लोग, उनके अपने इनकम के लेवल पे, तो उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जितना भी डिमांड वो करेंगे उस वैल्यू को हम डिमांड बोल देते हैं। सर बात समझ में आ गया सर? बच्चों ये चीज़ जोड़ लीजिएगा, वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज ऑल सेक्टर्स का प्लानिंग कर रहा है, गिवन लेवल ऑफ इनकम होगा और पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम होगा। नाउ हम लोग अब चलते हैं आगे कि भाई इसका दूसरा पॉइंट होता है कि कंपोनेंट कितने हैं, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपोनेंट में सबसे नंबर वन हो गया प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर मतलब क्या हो गया, हाउस होल्ड। देखो ना, एनी एक्सपेंडिचर मेड बाय हाउस होल्ड, ठीक है। मतलब अगर किसी भी फैमिली के लोग, मतलब किसी भी इकोनॉमी में फैमिली के लोग जितना कंजप्शन के लिए खर्च करते हैं उसको हम लोग प्राइवेट सेक्टर बोल देते हैं। क्या से कौन सा सेक्टर बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर। तो इसीलिए इसका नाम हो गया प्राइवेट कंजप्शन expenditure, like it refers to the total expenditure incurred by household, incurred by household, ठीक है ना, on purchase of goods and service, ठीक है। तो expense incurred by, यहाँ पे क्या लिखेंगे, expenses incurred by, ठीक है, expenses incurred by household, household, ठीक है ना, ऑन किस पर, हाउस होल्ड, ऑन फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो बात तो यही खत्म हो गया था, एक्सपेंस करता है कौन, हाउस होल्ड, किस पर, गुड्स और सर्विस पर, ठीक है ना, पर्सनल वांट्स के लिए, फॉर देयर क्यों कर रहा है खर्चा, देयर पर्सनल वांट्स, फॉर देयर पर्सनल वांट्स। तो अपने इच्छा की पूर्ति के लिए अगर वो खर्चा करते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर एक सेक्टर हो गया, ऑल सेक्टर में से एक सेक्टर कौन सा है, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड जो खर्चा करते हैं। दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट, दूसरा कौन सा होता है बच्चों, इन्वेस्टमेंट। दिखाते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आपको दिखेगा साफ साफ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे मतलब लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्राइवेट फर्म ऑन द परचेज ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स, ऑन द परचेज ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स। मतलब अगर कैपिटल एसेट्स खरीदने के लिए कोई भी फर्म खर्चा करता है तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो दूसरा कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट। सर इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे इंडिकेट किया जाता है इकोनॉमिक्स के वर्ड में बच्चों, जो कंज्यूमर वाला था, प्राइवेट वाला था, उसको सी से, उसको किस किस चीज़ से डिनोट करते थे, सी से, और इन्वेस्टमेंट को किस चीज़ से डिनोट करेंगे, आई से। इन्वेस्टमेंट कौन करता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन करता है। देखिए इतना आसान शब्दों में बच्चों कोई नहीं समझाएगा, तो एकदम ध्यान देते रहिएगा। एक्सपेंडिचर कौन करता होगा, बोला है कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्राइवेट फर्म। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, तो एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय फर्म, इनकर्ड बाय फर्म या कंपनी, किस चीज़ के लिए, फॉर परचेज ऑफ, ये जरूर लिखिएगा, क्यों खर्चा कर रहे हो भाई, फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट्स, क्यों खर्चा कर रहे हो, कैपिटल एसेट्स खरीदने के लिए, ठीक है। तो दो का खर्चा हो गया, एक प्राइवेट लोग खर्चा करेगा, प्राइवेट माने हाउस होल्ड, प्लस दूसरा कौन खर्चा करेगा, फर्म खर्चा करेगा। तो जोड़ते जाना, सब जोड़ के टोटल निकल के आ जाएगा डिमांड, समझ में आ रहा है क्या। तो दो लोगों का खर्च समझ में आ गया सर, मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दूसरा कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट कौन था सर बच्चों, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर था हाउस होल्ड का। हाँ सर, दो कंपोनेंट समझ में आ गया, तीसरा कंपोनेंट भी वैसे ही समझ में आ जाएगा और धीरे धीरे पूरा चैप्टर समझ में भी आएगा और याद भी हो जाएगा। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करते रहिएगा, मेरा मोटिवेशन तो यही है बच्चों।
तीसरा देखिएगा कंपोनेंट नंबर 3, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, बोल रहा है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार जो खर्चा करता होगा। तो यहां पे क्या लिखिएगा, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाई गवर्नमेंट, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाई गवर्नमेंट, किस पर, ऑन, किस पर खर्चा करेंगे, ऑन पब्लिक कंज्यूमर गुड्स, पब्लिक कंज्यूमर गुड्स एंड, माने प्लस एंड, और किस पर खर्चा करता होगा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट पर, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, तो दोनों खर्चा होता है, ठीक है ना, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो इन दोनों चीज पर अगर खर्चा करेगा तो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तीसरा नंबर कंपोनेंट हो जाएगा। कितना नंबर कंपोनेंट हो जाएगा, तीसरा नंबर। मतलब सरकार जो है ना खर्चा किया, किस पे किया, मतलब जनता के भलाई के लिए खर्च कर दिया, कुछ गरीब आदमी को क्या कर दिया, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कर दिया, क्या क्या दे दिया बताओ ना, लाइक आप डिफेंस, लॉ, एजुकेशन, ये सब पर खर्चा कर दिया, डिफेंस वाले को सैलरी दे दिया, एजुकेशन फ्री में जो सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रहा है वो टीचर का तनख्वाह वगैरह दे दिया, ठीक है ना। तो ये खर्चा तो वापस नहीं आते हैं ना, तो इससे कोई संपत्ति भी नहीं बनता है, तो उसको पब्लिक, ठीक है ना, कंज्यूमर गुड्स बोल देते हैं। और फिर पब्लिक इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं, जैसे रोड बन गया तो रोड भी तो गवर्नमेंट ही बनवाएगी, है ना, तो ब्रिज बन गया, तो इन सब चीज़ में अगर खर्चा हो गया, कोई फैक्ट्री खुल गया तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। तो गवर्नमेंट अगर खर्चा करती है, गवर्नमेंट खर्चा करती है पब्लिक कंज्यूमर गुड्स में, पब्लिक के ऊपर खर्चा कर देते हैं जिससे कुछ नहीं आना है, या गवर्नमेंट खर्चा करती है कोई इन्वेस्टमेंट करने में, रोड बनाने में, ब्रिज बनाने में, फैक्ट्री लगाने में, जिससे गवर्नमेंट को इनकम भी हो सकता है या इनकम होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं उसको, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो दोनों एक्सपेंडिचर कौन करता है, गवर्नमेंट करता है, तो तीसरा उसी को बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये भी किसी न किसी दुकानदार से ही सरकार भी खरीदती है, तो एक तरीके से सरकार भी डिमांड ही करती है, तो ये डिमांड का तीसरा कंपोनेंट हो गया बच्चों। सर 3 कंपोनेंट आप बता दिए, हाँ बच्चों। पहला कंपोनेंट क्या था हम लोगों का, सर पहला कंपोनेंट था, फर्स्ट कंपोनेंट था हम लोग का प्राइवेट कंजप्शन, जो परिवार से जुड़ा हुआ खर्चा था, मतलब जो घर परिवार वाला आदमी कुछ खरीदता है गुड्स और सर्विस, तो उन लोगों को शामिल करते हैं प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर में। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर के लोग कुछ संपत्ति खरीदते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो प्राइवेट फर्म को हम लोग लाते हैं इन्वेस्टमेंट में। और तीसरा गवर्नमेंट का खर्चा ले लेते हैं। और नंबर 4 रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ले लेते हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब क्या हो गया कि जितना गुड्स, देखो ना हमारे देश के लोग विदेश में गुड्स भेजते होंगे बेचने के लिए, और विदेश के लोग हमारे यहाँ गुड्स भेजते होंगे बेचने के लिए। जितना वैल्यू का हम बेचेंगे और उतना वैल्यू का वो बेचेगा, दोनों को माइनस कर लीजिएगा तो नेट एक्सपोर्ट निकल के आता है। वही वही जोड़ लेना है हम लोगों को, प्लस में आएगा तो जोड़ लेंगे, माइनस में आएगा तो माइनस कर लेंगे, तो डिमांड समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, तो वही चीज़ यहाँ लिखा हो बच्चों, इट इज़ डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब हम लोग भेजते हैं, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो नंबर 4 हो गया आपका, नंबर 4 कौन सा चीज़ हो गया बच्चों, नंबर 4 हो गया आपका कंपोनेंट में नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट जितना हम मंगवाते हैं एंड एक्सपोर्ट जितना हम यहाँ से बेचते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज नेट एक्सपोर्ट। ये क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट होता है। इसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को हम लोग कैसे माइनस करते हैं, तो इंपोर्ट मतलब नेट एक्सपोर्ट बराबर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर ये प्लस में आता है तो जैसे मान लो सबसे पहला हम लोग क्या पढ़े थे, फर्स्ट कंपोनेंट क्या था, प्राइवेट कंजप्शन, प्लस दूसरा कौन सा था, इन्वेस्टमेंट फर्म का, तीसरा किसका था, गवर्नमेंट का, और चौथा क्या लिखेंगे, नेट एक्सपोर्ट। सबको जोड़ देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, टोटल डिमांड या एग्रीगेट डिमांड, उसी को बोलते हैं एडी, एग्रीगेट
डिमांड, टोटल डिमांड या एग्रीगेट डिमांड। इतना बात सही बच्चों को समझ में आया तो ठोको लाइक, करो सब्सक्राइब और वीडियो को देखना लास्ट तक, क्योंकि आपको चाहिए पूरा 5 मार्क्स। ठीक है ना। अभी तक आप कभी भी क्लास नहीं भी किए होंगे तब भी हम ये मान के चलते हैं कि वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। और लिख के भी आइएगा एग्जाम में। तो जो बच्चे क्लास नहीं किए उनके लिए भी, और जो किए और उनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया उनके लिए भी है, और जिनको याद करके एग्जाम में लिखना है उसके लिए भी है। तो ये क्लास सबके लिए है। ठीक है। एक्स माइनस एम डिनोट करता है नेट एक्सपोर्ट को। ठीक है। अब बोल रहा है कि इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन करिए। ठीक है। इसका जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका यहाँ पे एडी का अगर हमसे कोई पूछेगा तो जो हम लिखवाए वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। अभी पी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन ही लिखे थे, इसी को अगर आप सिंबॉलिक लिखिएगा तो एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल डिमांड बराबर क्या होगा, वही चीज़ बोल रहा है, कंज्यूमर प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम माने क्या हो गया, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है। अगर अगर केवल पूछेगा कि दो सेक्टर का बताओ एग्रीगेट डिमांड, तो पहला किसका ले लीजिएगा, प्राइवेट सेक्टर, और दूसरा क्या लीजिएगा, फर्म का इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना। तो ये 2 सेक्टर मॉडल्स का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। अब बोला है कि एडी वक्र हमेशा मूल बिंदु के ऊपर से शुरू होता है, क्योंकि स्वायत्त उपभोग होता है, मतलब मौजूद होता है, मतलब शून्य आय पर भी होने वाला उपभोग। ठीक है। बोल रहा है कि याद रखिएगा क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है एडी कर्व हमेशा क्या होता है, तो एबव ओरिजिन, ओरिजिन, ओरिजिन से हमेशा क्या होता है, एबव होता है, मतलब ऊपर ही होता है। अगर मान लो कि ये हमारा ओरिजिन है तो हमारा जो स्टार्ट होगा कौन सा चीज़, इसका जो कर्व स्टार्ट होगा वो जीरो से ऊपर से ये स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि कभी भी खर्च तो जीरो किसी का नहीं ना होगा जी, इनकम जीरो हो सकता है। सुनो ना, ये कितना आसान बात बता रहा है। ये कर्व एगो अगर मान लो कि ई आपका जो है इनकम का है, ये अगर एक्सपेंस का है, तो एक्सपेंस का लाइन तो जीरो कभी होगा नहीं, ये तो ऊपरे से रहेगा। 1 रुपया खर्च करो, 2 करो, 5 करो, 10 करो, खर्च तो करना ही है। तो एक्सपेंस का जो कर्व होता है ना एडी का, वो कभी भी हमारा जीरो पर नहीं होता है, उसके ऊपर ही रहता है। इसी को बोलते हैं ऑटोनोमस। क्या बोलते हैं बोलो, ऑटोनोमस कंजप्शन। इनकम करो चाहे नहीं करो खर्चा करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो यही चीज़, ये कर्व जो है आप ध्यान रखिएगा, पॉइंट पूछेगा कि एडी कर्व कैसा होता है ऑटोनोमस के केस में, तो वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि खर्चा तो होता ही है। चलो, मीनिंग ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, जैसे अभी हम लोग एग्रीगेट डिमांड देख लिए ना, वैसे ही सप्लाई भी देख लेते हैं। अभी तक डिमांड का मतलब क्या था कि बिजनेसमैन ये सोच रहा है कि हमारा इनकम कितना होगा। नहीं समझ में आया बात, हमारा इनकम बिजनेसमैन सोच रहा है हमारा इनकम कितना होगा इकोनॉमी में, क्योंकि जितना डिमांड होगा उतना ही इनकम होगा। उसी तरीके से सप्लाई का हम बात कर रहे हैं, सेल कितना करेंगे। हेलो, किसका बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि सरकार बोल रहा है यहाँ पे एक इकोनॉमी है। ठीक है। इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी में डिमांड का बात कर लिए। डिमांड मतलब कितना खरीदा जाएगा, कितना खरीदा जाएगा, तो कितना हम बेचेंगे, अब उस पर चर्चा कर रहा है। तो दोनों बात तो सेम ही लग रहा है कि नहीं। तो जितना सप्लाई होगा उतना ही हमारा क्या होगा, इनकम होगा। जितना सप्लाई होगा उतना इनकम होगा, और जितना डिमांड होगा उतना हमारा क्या होगा, खर्चा होगा। तो इसीलिए डिमांड वाले में एक्सपेंडिचर का बात चल रहा था। किसका बात चल रहा था, एक्सपेंडिचर का। ये कंज्यूमर एक्सपेंडिचर हो जाएगा, प्राइवेट एक्सपेंडिचर हो जाएगा, फर्म का एक्सपेंडिचर हो जाएगा, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो डिमांड में हम लोग 4 कंपोनेंट देखे थे, उसी तरीके से सप्लाई में देखेंगे। तो सप्लाई के बारे में क्या बोल रहा है, तो वही चीज़ बोलेगा कि aggregate supply refers to money value of final goods and services that all producer in an economy are willing to supply in a given period of time। मतलब willing to supply, supply यहाँ भी एक्चुअल नहीं है, जितना सप्लाई कर सकता है। ठीक है ना, जितना सप्लाई कर सकता है उसका अनुमान लगा रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई में। ठीक है ना, ये एक्चुअल नहीं होता है, अनुमान होता है, एक्सपेक्टेड होता है। तो ध्यान दीजिएगा, एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है ना, क्या बोल रहे हैं, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई किसको बोलते हैं, तो बोल रहा है कि फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विस या फाइनल गुड्स एंड
सर्विसेज विलिंग टू सप्लाई, विलिंग टू सप्लाई मतलब इच्छा करता है उसको सप्लाई करने का, ठीक है ना, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, वहाँ पे इनकम का भी बात किए थे कि जितना इनकम होगा उतना ही खर्चा करेगा। यहाँ इनकम वगैरह कुछ नहीं बोला गया है, लेकिन जितना बेचना चाहता है दुकानदार, है ना, तो उस वैल्यू को, ठीक है, एक सर्टेन टाइम में अगर किसी गुड्स को वो बेचने के लिए इच्छुक हो, ठीक है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम तो हो ही गया, दैट टोटल वैल्यू, दैट टोटल वैल्यू इज क्या कहलाएगा, एग्रीगेट सप्लाई। तो ये तो और आसान हो गया, दो चीज़ याद रखना है, फाइनल गुड्स और सर्विस बेचना है, ठीक है ना, बेचने का इच्छा होना चाहिए गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, और इसी के टोटल अमाउंट को बोल रहे हैं, क्वांटिटी को नहीं, टोटल अमाउंट को क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई, जितना भी बेचने का इच्छा होगा उसको, ठीक है। अब बोला है कि इट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू द नेशनल इनकम, ये भी बात याद रखिएगा कि नेशनल इनकम के बराबर एग्रीगेट सप्लाई होता है, नेशनल इनकम के बराबर एग्रीगेट सप्लाई होता है, नेशनल इनकम के बराबर एग्रीगेट सप्लाई होता है। समझ में आ रहा है बच्चों को? हाँ सर, बात समझ में आ रहा है, तो चलो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है ना। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम, जितना बेचेंगे उतना ही ना देश का इनकम होगा, तो वही बोल रहा है एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था, एग्रीगेट सप्लाई इज एग्जैक्टली इक्वल टू नेशनल इनकम, इनकम को वाई से डिनोट किया गया है। बोला ये कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है ना, कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, तो बोल रहा है कि नेशनल इनकम आइदर कंज्यूम्ड सेव देयरफॉर एज टू मेन कंपोनेंट, इसमें दो कंपोनेंट है, कितने कंपोनेंट है बोलो, या तो हम क्या करेंगे, अगर इनकम होगा तो या तो उसको हम क्या करेंगे, सुनो ना, इनकम का बात चल रहा है ना सप्लाई वाले में, तो इनकम होगा तो कोई भी आदमी उस इनकम का क्या कर सकता है, आप खुद सोच के बताइए कि सर इनकम होगा तो कोई आदमी उस पैसे का क्या कर सकता है, तो दुइये को काम करेगा, या तो उसको बचा लेगा या तो खर्च कर देगा, ठीक है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कंपोनेंट दो को हो जाएगा, एगो तो खर्च कर देगा, क्या कर देगा, खर्च कर देगा, या दूसरा क्या कर देगा, सेव कर लेगा, क्या कर देगा। तो यही दो कंपोनेंट होता है, कंजप्शन और सेविंग, ठीक है, क्या होता है कंजप्शन और सेविंग। तो देख लीजिए, मुख्य घटक कंजप्शन या एक्सपेंडिचर बाई हाउस होल्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, और यहाँ पर केवल हाउस होल्ड का बात चल रहा है, एक्सपेंडिचर बाई हाउस होल्ड, किसका बोल रहा है, एक्सपेंडिचर बाई हाउस होल्ड, ठीक है ना, परिवार द्वारा किया गया खर्चा। दूसरा क्या बोल रहा है, बचत, पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंट ऑन कंजप्शन। दूसरा क्या बोल रहा है, सेविंग, दूसरा कंपोनेंट हमारा क्या है, सेविंग, ऐसे भी आई एन जी, सेविंग में क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले सेव लिखे थे उसके बाद सेविंग कर दिए थे, तो गलत हो जाएगा इसे में, तो लिख लो ऐसे भी आई एन जी, एस ए भी आई एन जी। तो कंजप्शन और सेविंग, तो एक्सपेंडिचर बाई कौन सा, हाउस होल्ड, ठीक है। दूसरा सेविंग क्या होगा, तो पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड बाई द हाउस होल्ड, पार्ट ऑफ इनकम, पार्ट ऑफ इनकम which is which is not spent, जो खर्चा नहीं किए, एस पी ई एन टी, नॉट स्पेंट, ठीक है ना, खर्चा नहीं किए, तो वो पैसा सेव हो गया। तो दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई का एगो कंपोनेंट कंजप्शन, या तो इनकम आया ना तो हम उसको क्या करने वाले हैं, इनकम आया तो उसको हम खर्च कर देंगे, कंज्यूम कर लेंगे, या तो उस पैसा को अगर खर्च नहीं करेंगे तो बच जाएगा, तो सेविंग हो जाएगा। तो दो ही कंपोनेंट होता है एग्रीगेट सप्लाई का, एक कंजप्शन और दूसरा कौन सा चीज़, सेविंग, ठीक है। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर, फॉर्मूला समझ में आ गया, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग, ठीक है। अब बोल रहा है कि एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व है वो कैसा हो सकता है, तो बोल रहा है कि एस कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाई 45 डिग्री लाइन, तो याद रखिएगा 45 डिग्री पर उसका क्या बनता है, कर्व बनता है, ठीक है, 45 डिग्री लाइन पर क्या बनता है उसका
कर्व बनता है। समझ में आ गया। दूसरा क्या बोल रहा है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो नेशनल इनकम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? नेशनल इनकम के बराबर होता है। फिर दूसरा नेक्स्ट देख रहे हैं कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में अलग अलग जो है उसका क्या बनता है? कर बनता है। तो बोल रहा है कि शॉर्ट रन में स्लोप अपवर्ड, याद रखिएगा। शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन मतलब कुछ दिन का सप्लाई अगर हम देख रहे हैं, और लॉन्ग रन मतलब साल भर का सप्लाई देख रहे हैं। तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में जितने टाइम के लिए हम देखते हैं ना उसके हिसाब से कर्व बनता है। हाँ सर, तो शॉर्ट रन में कैसा कर्व बनता होगा? शॉर्ट रन में बच्चों साफ साफ लिखा हुआ है, शॉर्ट रन में जो है स्लोप, स्लोप जो है अपवर्ड बनता है। स्लोप कैसा बनता है? अपवर्ड बनता है। ठीक है, तो दैट प्रोड्यूस सप्लाई मोर देन मोर एट हायर प्राइस लेवल। ठीक है, सप्लाई मोर एट हायर प्राइस लेवल मतलब ये बोलना चाहता है कि अगर कोई भी गुड्स का प्राइस हायर होगा तो सप्लाई भी हायर होगा, सप्लाई भी क्या होगा? हायर होगा। ठीक है, तो अगर स्लोप अपवर्ड है मतलब क्या हो गया कि अगर किसी का प्राइस हायर है तो सप्लाई भी क्या रहेगा? हायर रहेगा। याद रखिएगा, शॉर्ट रन में अपवर्ड रहता है। शॉर्ट रन में स्लोप कैसा रहता है? अपवर्ड रहता है। ठीक है, ऊपर की तरफ रहता है। शॉर्ट रन में हमारा कर्व कैसा रहता है? अपवर्ड रहता है। ठीक है ना, तो अपवर्ड रहता है, ये शॉर्ट रन का बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि प्राइस हाई रहेगा तो सप्लाई भी हाई कर देंगे। ठीक है ना, यही शॉर्ट रन का पूरा कहानी है। सर बात समझ में आ गया। थोड़ा सा इधर जाके इधर फिर झुकता है। ठीक है ना, लेकिन शॉर्ट रन में क्या रहता है? स्लोप अपवर्ड। और ये लॉन्ग रन का देख लेते हैं। लॉन्ग रन मतलब एग्रीगेट सप्लाई में लॉन्ग रन का कैसा रहता है? तो बोला कि इसमें वर्टिकल लाइन रहता है। कैसा रहता है? वर्टिकल लाइन रहता है, क्योंकि यहाँ पे तुरंत, यहाँ जो प्राइस है ना वो तुरंत हम लोग सप्लाई भी नहीं बढ़ा सकते और प्राइस भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ साफ साफ लिख रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है, पूरा काम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जितना बेचने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग रन में समझ जाओ क्या बोल रहा है। बोले कि लॉन्ग रन में जो है ना यहाँ पे सप्लाई तुरंत बढ़ा घटा नहीं सक बढ़ता घटता नहीं है, यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है। अच्छा समझ में आ रहा है? जब हम शॉर्ट रन बोल रहे हैं तो कम टाइम, कम टाइम। लॉन्ग रन बोल रहे हैं तो मतलब क्या बोल रहे हैं कि ज़्यादा समय, ये टाइम का बात चल रहा है। तो ये लॉन्ग रन है, ये कौन सा है? शॉर्ट रन है। तो लॉन्ग रन में हम क्या बात कर रहे हैं कि लॉन्ग रन में फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, इसलिए इसका जो वर्टिकल बनता है, कर्व कैसा बनता है? वर्टिकल बन जाता है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब अपना सीमा से आगे आप सप्लाई नहीं बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए कि जितना भी आप कोशिश कर सकते, जितना कैपिटल है सब कैपिटल लगा दिए, जितना मैन पावर है सब मैन पावर लगा दिए, जितना रॉ मटेरियल था सब कुछ यूज़ कर लिए, उसके बाद आप अचानक से फिर कुछ नहीं ना बढ़ा सकते हैं। एक और नया फैक्ट्री डालने में तो टाइम लगता है ना जी। तो जो भी चीज़ हमारे कंपनी के पास था वो सारा चीज़ यूज़ करने के बाद जो मैक्सिमम सप्लाई है वो लॉन्ग रन में आ जाता है। तो इसीलिए इसका लाइन क्या रहता है? वर्टिकल रहता है, फुल एम्प्लॉयमेंट में रहता है, कुछ भी हमारा बैठा हुआ नहीं है, सब चीज़ यूज़ में आ रहा है। ठीक है, तो ये लॉन्ग रन हो गया। अब बोल रहा है कि ऐसा कौन कौन सा चीज़ है जो हमारे सप्लाई को हिला डुला सकता है? हिला डुला कर सकता है मतलब क्या हो सकता है कि हमारे सप्लाई को कम या ज़्यादा करने का ताकत रखता है। ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट है? ठीक है ना, फैक्टर शिफ्टिंग द कर्व, कर्व क्यों शिफ्ट होता है? तो कर्व शिफ्ट तभी होगा जब सप्लाई में चेंज होगा। तो सप्लाई क्यों चेंज होगा? तो इसमें बोल रहा है कि पहला, इंक्रीज इन लेबर और रॉ मटेरियल कॉस्ट। नंबर वन कारण क्या हो गया कि अगर मान लो कि हम लोग फैक्ट्री वाले हैं, सामान बनाते हैं, बेचते हैं, सप्लाई करते हैं, तो सप्लाई कब कम कर देंगे? जब हमारा क्या बढ़ जाएगा? लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो? लेबर लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो लेबर कॉस्ट अगर इंक्रीज हो जाएगा तो हम लोग क्या डिक्रीज कर देंगे? सप्लाई डिक्रीज कर देंगे। बोलो ना, सप्लाई क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा क्या बोल रहा है? लेवल ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट डिक्रीजेस। ठीक है ना, बेटर टेक्नोलॉजी इंक्रीज। अगर हमारा टेक्नोलॉजी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। टेक्नोलॉजी
बढ़ जाएगा। क्या बोल रहा है कि बेटर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी। अगर मान लो कि अभी क्या हो रहा है कि आपको अभी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो इससे क्या हुआ कि आप किसी भी क्लास में 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर या 500 किलोमीटर दूर नहीं गए, तो वो एनर्जी बच गया, घर पे बैठे बैठे आपको क्लास मिल गया। तो आपका जो टाइम आने जाने में या कहीं रहने में लगता, वो तो टाइम बच गया। तो प्रोडक्टिविटी आपका जितना पढ़ाई होता कहीं जाके, उतना घर पे बैठे बैठे हो गया। तो प्रोडक्टिविटी आपका बढ़ गया। तो टेक्नोलॉजी बढ़ेगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। अब आप कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इसीलिए बोला गया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी अगर बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ा देंगे। टेक्नोलॉजी बढ़ेगा तो सप्लाई क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तीसरा क्या, गवर्नमेंट पॉलिसी। तीसरा क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट को पॉलिसी मतलब क्या हो गया, अगर टैक्स बढ़ेगा तो सप्लाई कम कर देंगे, इनकम कम आएगा। और टैक्स अगर कम गया तो सप्लाई क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो ये सब पॉलिसी में आता है, ठीक है ना। सब्सिडी उसी तरीके से, मान लो कोई पूछेगा सब्सिडी बढ़ गया तब तो सप्लाई भी बढ़ा दो, सब्सिडी फ़ायदा होता है। और सब्सिडी घट गया तो सप्लाई क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट पॉलिसी पर भी हमारा इफेक्ट करता है। क्या इफेक्ट करता है, सप्लाई इफेक्ट करता है। तो ये चीज़ भी ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ लेगा कि फलना चीज़ बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे, दिमकाना चीज़ घट जाएगा तो क्या करेंगे। तो वही चीज़ आपको इस नोट्स में लिखा हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स अब ये बना लीजिए, चाहे जो हम बता रहे हो याद कर लीजिए, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही रहा होगा। अगर बच्चों समझ में आ रहा है तो एक बार क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, 5 नंबर तय हो जाएगा इस चैप्टर से। पहले आप पढ़े हैं तभियो देख लीजिए, नहीं पढ़े हैं तभियो देख लीजिए, फ़ायदा तो यहीं से होगा। सबसे ओरिजिनल चैलेंज कॉमर्स का यही है, आपको सारा चीज़ हर सब्जेक्ट का पढ़ाई मिलेगा यहाँ पे, और ओरिजिनल कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है ना, सीधे सीधे एग्जाम में आने वाला। आगे हम लोग देख रहे हैं इसी चैप्टर में, आगे आपको दिया हुआ है, देखिए, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी मतलब होता है ट्रेंड, ट्रेंड। प्रोपेंसिटी माने क्या होता है, ट्रेंड। और टू कंज्यूम क्या लिख रहा है बोलो, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, पेन सिटी टू कंज्यूम। हम इसका मतलब बता रहे हैं कि खर्च करने का वहाँ का वातावरण एक तरीके से, या बोलिए प्रकृति, खर्च करने का प्रकृति, ट्रेंड। मतलब आपको पता चल जाएगा कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में या देश में लोगों का इनकम कितना है और वो खर्च कैसे करते हैं। ये बात पता करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। खर्च करने का तरीका हम बोल दीजिए, प्रकृति बोल दीजिए, ट्रेंड बोल दीजिए। तो वही चीज़ है, यहाँ लिखा भी हुआ है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन नेशनल इनकम एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या बोल रहा है, फंक्शनल रिलेशनशिप, फंक्शनल रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, फंक्शनल रिलेशनशिप, ठीक है। फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ किसका, या बिटवीन किसका, बिटवीन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम एंड कंजप्शन, जितना कमाते हैं, ठीक है ना, और कितना खर्चा करते हैं, इन दोनों के बीच के संबंध को ही जो है क्या बोला जाता है कि लोग कमाता है कितना। मान लो कोई कमाता है 100 रुपया, इस देश में आदमी कमाता है 100 रुपया और खर्च करता है 70 रुपया, तो आपको पता लग गया ना जी कि यहाँ का आदमी अगर 1000 रुपया कमाएगा तो 700 रुपया खर्चा करेगा, बाद बाकी वो बचा लेगा। यहाँ का ट्रेंड है, प्रोपेंसिटी है, ठीक है ना। तो वही रिलेशनशिप बोला, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन नेशनल इनकम एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अभी होता कितने प्रकार का है, तो बोल रहा है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो सी माने कंजप्शन, एफ माने फंक्शन, इनकम, ठीक है ना। तो कंजप्शन और इनकम का फंक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोल देते हैं। अब ये एक दो प्रकार का है, एगो एवरेज होता है, एगो मार्जिनल होता है, ठीक है। एगो कौन सा होता है, अब इसको कैसे हम लोग गणना करेंगे कि भाई 100 रुपया में 70 खर्चा करता है, तो गणना करने का दो तरीका है। एगो तरीका को बोलते हैं एवरेज,
प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और दूसरा को बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम्ड, ठीक है ना। एवरेज और मार्जिनल समझने का कोशिश करिएगा, एवरेज किसको बोलते हैं और मार्जिनल किसको बोलते हैं, ठीक है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और दूसरा कौन सा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम्ड। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है कि टोटल खर्चा बटे टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंस बटे टोटल इनकम, ठीक है ना। इसको अगर डिवाइड कर दीजिएगा तो इसी को बोलते हैं एवरेज, ठीक है ना। अच्छा, अगर किसी का खर्चा बदल गया, चेंज इन एक्सपेंस, और इनकम भी बदला होगा तभी ये खर्चा बदला होगा, तो चेंज इन इनकम, तो इसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल। मतलब एडिशनल इनकम होने पर, एडिशनल इनकम के कारण, ड्यू टू चेंज इन एडिशनल इनकम, ठीक है ना, ड्यू टू चेंज इन एडिशनल इनकम, एडिशनल इनकम में चेंज किए तो प्रोपोर्शनेट चेंज, प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनेट चेंज इन, ठीक है ना, प्रोपोर्शनेट चेंज इन एक्सपेंस, मतलब जितना इनकम में बदलाव हुआ उसके अनुसार में कितना वो बदलाव किया, किस में, खर्चा में, तो उसी को मार्जिनल। मतलब क्या हुआ, अभी मान लो हम एक एग्जांपल देके समझाते हैं कि पहले से आपके पास मान लो कि हम बात कर रहे हैं एवरेज वाले का, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब था कि टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंस बटे टोटल इनकम। यस सर, बोलते जाइए सर, समझ रहे हैं बात। तो मान लो कि टोटल एक्सपेंस 50 रुपया का है और टोटल इनकम 100 रुपया का है, तो कितना समझ में आ रहा है, 1/2 का रेशियो है कि 2 रुपया कमाएगा तो 1 रुपया खर्चा करेगा। लेकिन अगर मान लो कि अब हमको मार्जिनल निकालना है, तब पहले तो कितना कमाता था, 100 रुपया, मान लो अब 120 रुपया कमाने लगा, ठीक है, और खर्चा कितना करने लगा, अगर 60 कर लेगा तब तो ठीक है, 1/2 ही होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो कि 80 कर लिया, कितना कर लिया, 80 खर्चा कर लिया, 80 रुपया, ठीक है, तो कितना चेंज लग रहा है आपको, 30 रुपया इधर खर्चा बढ़ गया और 20 रुपया इनकम बढ़ गया, ठीक है। तो 0 से 0 3 मतलब 1.5/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि कितना इनकम बढ़ने से कितना चेंज वो खर्चा में कर रहा है, तो इसी को मार्जिनल बोलते हैं, ठीक है सर। दोनों टाइप समझ में आ गए। यहाँ पे लिखा हुआ है उसको देखिए कि क्या वही लिखा हुआ है सर। हाँ बच्चों देखिए, बोला एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, औसत उपभोग प्रवृत्ति, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। बोला कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या है, बोला एवरेज इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजप्शन, हम बोले थे ना टोटल खर्चा, टू द टोटल लेवल ऑफ इनकम, टोटल इन अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो एक सर्टेन समय में जो भी खर्चा करता है, जो भी इनकम रहता है, उसके अनुपात को क्या बोल देते हैं, एवरेज बोल देते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम देखेंगे मार्जिनल का बात, अच्छा इसमें बोला कि एपीसी इज मोर देन 1, मतलब हमारा खर्चा 1 रुपया से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एट वेरी लो इनकम लेवल, मतलब हमारा खर्चा ज़्यादा है और इनकम कम है, यहाँ बराबर है, तो क्या हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब जितना खर्चा उतना इनकम। एपीसी फॉल्स, तो इनकम ज़्यादा है, मतलब एपीसी को हमारा इनकम तीर मार रहा है, तो मतलब इनकम हमारा ज़्यादा है, एपीसी कम है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि एज इनकम इंक्रीज बाई, नहीं समझ में आया बात, फिर से समझो। अगर बोल रहा है कि एपीसी है और हमारे एपीसी हमारे 1 रुपये की इनकम को तीर मार रहा है, मतलब हमारा कंजप्शन ज़्यादा है और इनकम कम है, समझ में आ रहा है। दूसरा बोल रहा है कि एपीसी इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा कंजप्शन भी बराबर है किसके, इनकम के बराबर है, समझ में आ गया। जब उल्टा अगर हो जाएगा तो, अच्छा ऐसा क्यों हम बता रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव में सीधे पूछ लेगा कि इसमें इनकम ज़्यादा है कि एक्सपेंस ज़्यादा है, हमको बताओ, तो पहचानना सीख लीजिए। एपीसी माने क्या हो गया, खर्चा, अगर खर्चा को तीर मार रहा है हमारा इनकम 1, तो यहाँ पर इनकम ज़्यादा है
आय एक्सपेंस कम है। सर सीख गए सर, फिर से रिवाइंडर करके भी देख लेंगे तो हमको और समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इतना सुंदर तरीके से हम आपको बता रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। बोला एक कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। बोले कंजप्शन कैन नेवर बी जीरो इवन एट जीरो इनकम, सो एपीसी इज नेवर जीरो, तो खर्चा कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। हाँ सर। बोल रहा है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल बता दीजिए, तो मार्जिनल अभी तुरंत बताए थे। बोला है कि एमपीसी इज द रेशियो चेंज इन कंजप्शन, मतलब खर्चा में चेंज किए, क्यों चेंज किए भाई, टू द चेंज इन टोटल इनकम, मतलब टोटल इनकम में भी हमारा चेंज हुआ था, तो जो भी चेंज हुआ ना टोटल इनकम में, पीछे रिवाइज करके देखिएगा हम क्या बताए मार्जिनल के बारे में, कि एक्स्ट्रा कमाने लगते हैं जितना, और उस एक्स्ट्रा कमाई से कितना खर्चा और बढ़ा दिए, उसको ही हम क्या बोलते हैं, उसी के अनुपात को, मतलब चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम, जितना इनकम चेंज हुआ जिस रेशियो में, उसके अनुपात में हम खर्चा कितना चेंज बढ़ा दिए एडिशनली, एडिशनल इनकम बढ़ा तो एडिशनल खर्चा कितना बढ़ा दिए, तो एडिशनल इनकम और एडिशनल खर्चा के अनुपात को मार्जिनल बोला जाता है। ठीक है ना, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोल देते हैं। फिर से देख लीजिए पढ़ के, एमपीसी इज रेशियो चेंज इन कंजप्शन टू चेंज इन टोटल इनकम, चेंज इन कंजप्शन टू चेंज इन टोटल इनकम, इट मेजर द एडिशनल कंजप्शन फ्रॉम एडिशनल इनकम, नीचे लिख दिया है, मेजर द एडिशनल कंजप्शन, एडिशनल कंजप्शन को मेजर करता है, एडिशनल कितना खर्चा करते हैं फ्रॉम एडिशनल इनकम, जो अतिरिक्त पैसा कमाते हैं उससे। ठीक है, अब क्या यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मार्जिनल जो है ना, मार्जिनल प्रोपेंसिटी वो जीरो से एक के बीच में ही रहता है, जीरो से एक के बीच में ही रहता है, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता या वन नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर हाइयर है, हाइयर, इट इज़ हाइयर पुअर, इट इज़ हाइयर फॉर द पुअर बिकॉज दे स्पेंड मोस्ट एक्स्ट्रा इनकम और बेसिक नीड्स। बोल रहा है कि अगर कोई गरीब आदमी है तो एमपीसी ज़्यादा रहेगा, गरीब आदमी है तो एमपीसी क्या रहेगा, गरीब आदमी है तो एमपीसी ज़्यादा रहेगा। कारण क्या है कि वो अपना बेसिक नीड को बढ़ाएगा, कुछ चीज़ें वो अपना बेसिक में ही कटौती कर रहा था, गरीब आदमी है तो कम इनकम है तो खर्चा भी कम में कर रहा था, लेकिन उसका इनकम अब बढ़ गया तो खर्चा भी वो अब क्या कर देगा, जल्दी बढ़ा देगा। तो एमपीसी ज़्यादा किस में होता है, गरीब आदमी में। अच्छा, अमीर आदमी का पैसा बढ़ गया तो सारा खर्चा पहले ही कर रहा है, तो इनकम बढ़ने से क्या फ़र्क पड़ता है, उसका एमपीसी में ज़्यादा चेंजेस नहीं आता है। ठीक है ना, तो इट इज़ लोअर फॉर द रिच एज दिस बिगर पोर्शन ऑफ एक्स्ट्रा इनकम, उसके पास ज़्यादा एक्स्ट्रा इनकम पहले से ही है तो उसमें लोअर होता है एमपीसी रिच आदमी में। बात समझ में आ रहा है सर? ठीक है ना, तो ऑटोनोमस कंजप्शन जानते ही हैं, जब इनकम जीरो होगा खर्चा होगा ही होगा, तो ऑटोनोमस कंजप्शन है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का स्लोप कैसा रहता है, ठीक है ना, मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम एमपीसी स्लोप ऑफ द कर्व, तो कैसा कर्व रहेगा उसका, छूट ये जीरो है तो जो एवरेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, एवरेज नहीं, जैसे यहाँ पे है, अब एमपीसी हमको मिलाना है, तो एमपीसी मतलब क्या हो गया, मार्जिनल, तो एडिशनल इनकम बढ़ेगा तो खर्चा ही बढ़ेगा, तो स्लोप अपवर्ड रहेगा। ठीक है ना, पॉजिटिव रहेगा। बोल रहा है कि प्रोपेंसिव सकारात्मक संबंध को क्या करता है, दर्शाता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप रहता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि प्रोपेंसिटी टू सेव, जैसे हम लोग कंजप्शन का ट्रेंड देख लिए ना, वही चीज़ अब चाहते हैं हम लोग ये है कि हमारे इकोनॉमी में लोग सेविंग कैसे करते हैं। प्रोपेंसिटी मतलब कि सेव करने का कितना आदत है, कितना इनकम में वो कितना बचा लेता है। अब अभी हम लोग क्या देखे थे, कितना इनकम में कितना खर्चा कर लेता है, तो वही चीज़ हमको सेम देखना है कि कितना इनकम में कितना बचा लेता है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो बोल रहा है कि प्रोपेंसिटी टू सेव रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन नेशनल इनकम एंड सेविंग इनकम, नेशनल इनकम एंड सेविंग इनकम, मतलब जितना इनकम कमाए उसमें बचाएगा कितना। इट इंडिकेट्स हाउ मच ऑफ द इनकम इज सेव्ड एट द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, अलग अलग इनकम लेवल पर लोग कितना कितना बचाता है, अलग अलग इनकम लेवल पर कितना कितना बचाता है। कम इनकम है तो उस समय कितना बचत करता था, ज़्यादा इनकम है तो कितना बचत करता है। ये चीज़ तो जानना ही चाहिए आदमी को, नहीं जानना चाहिए कि कमाता है कितना तो कितना बचा लेता है, अब बढ़ गया है कमाई तो अब कितना बचा लेता है। ठीक है, तो यही प्रोपेंसिटी है इकोनॉमिक्स में, समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया प्रोपेंसिटी टू सेव का। ठीक है, अब इसमें भी एवरेज होता होगा और इसमें भी क्या होता होगा, मार्जिनल होता होगा, तो टोटल सेविंग को टोटल इनकम से डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकल के आ जाएगा। हाँ सर, एवरेज है तो वही ना हो जाएगा, टोटल इनकम को किस से, टोटल सेविंग से डिवाइड करेंगे, और एडिशनल इनकम को एडिशनल सेविंग से डिवाइड करेंगे तब मार्जिनल निकल के आ जाएगा। हाँ सर, बात समझ में आ रहा है।
ठीक है ना। तो सेविंग कर्व भी यहाँ पे दिया हुआ है। सेविंग कर्व जो है, सेविंग कर्व स्टार्ट फ्रॉम द निगेटिव, फ्रॉम अ निगेटिव पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। याद रख लीजिएगा, सेविंग कर्व कहाँ से शुरू होता है, निगेटिव से। ये कर्व है ना, ये ठीक है। तो यहाँ वाई एक्सिस है, ये एक्स वाई एक्सिस है, ये कौन एक्सिस है, एक्स एक्सिस। तो यहाँ निगेटिव से शुरू होता है, निगेटिव से। समझ में आ गया, कौन सा कर्व, सेविंग कर्व, ठीक है ना, निगेटिव पॉइंट। क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि खर्चा हमारा निगेटिव कब होता होगा, जब डिस सेविंग होता होगा। कर्व निगेटिव कब होता होगा, ये भी याद रखिएगा। निगेटिव कर्व माने डिस सेविंग, मतलब अपना पैसे पहले से रखा हुआ पैसा को खर्चा कर रहे हैं, अब इनकम अभी नहीं है तो रखा हुआ पैसा को खर्चा कर रहे हैं, तो निगेटिव खर्चा हो गया, मतलब निगेटिव इनकम हो गया। ठीक है, तो डिस इन्वेस्टमेंट होता है उसमें, डिस सेविंग होता है, अपना प्रॉपर्टी को बेच। तो ये भी हो सकता है, निगेटिव कर्व से भी सेविंग बन सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे लिख रहा है डिस सेविंग व्हेन कंजप्शन इज मोर देन इनकम, इनकम से ज़्यादा खर्चा हो रहा है। ठीक है ना, कभी दोनों बगल, मतलब इनकम जितना उतना खर्चा कर लिए, सेविंग इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, अब पॉजिटिव जब इंक्रीज बढ़ जाएगा। समझ में आ गया, यही सब चीज़ था। अब इसमें और कुछ खास बचा नहीं है। अब आप जाइए इस चैप्टर को देखिए, इसका एक एक क्वेश्चन बनाइए मेरे लेक्चर को ध्यान में रखते हुए। एक बार में नहीं समझ में, रिपीट करके दोबारा देखिए। समझ में आ गया तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना, और लाइक करिए। अगला वीडियो फिर कल लेके आएंगे, और हो सकता है कि कल परसों में पूरा इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा। तो जो भी पहले भी बना चुके वीडियो उसको भी देखिएगा, आपके फ़ायदे के लिए बोल रहे हैं। मतलब इस जो पार्ट 1 है इकोनॉमिक्स का, उसमें से 40 में से 40 आ जाएगा मेरा वीडियो, आप देख लीजिए, गारंटी है। ठीक है बस, थैंक यू वेरी मच।